नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड से हटाए गए अवैध वाहन और ठेले फिर से कब जमेंगे, यह भी होगा देखने लायक। पुष्कर में आईएएस श्रद्धा गोमी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताई पुष्कर की समस्याएं। हज कमेटी की ओर से लगाया गया चिकित्सा शिविर। हज पर जाने वाले यात्रियों की 2 दिन तक हो सकेगी जांच। घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने बनाया अपना निशाना। सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। केसरपुरा गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। पियर पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पिछले कुछ दिनों से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज परिवहन विभाग एवं नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के पास बने नो पार्किंग जोन से अवैध वाहन सहित वहां लगे ठेलों को हटाया गया और सभी लोगों से समझाइश कर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बस स्टैंड के पास जो नो पार्किंग जोन है वहाँ से अवैध वाहन हटाए जा रहे हैं तथा नगर निगम जो भी वहाँ कोई अतिक्रमण है, अवैध ठेले लगे हैं, उनको हटाया जा रहा है। नगर निगम हाँ, नगर निगम अपने है और यातायात की व्यवस्था को सुचारू रखने और सड़क सुरक्षा माह के तहत यहाँ पर जो भी अवैध खड़े रहते हैं टेम्पो वगैरह, उनको सही पार्किंग जगह खड़े करवाए जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बसों का भी हाँ, बसों का भी हटाया गया है और समझाइश की जा रही है लोगों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत। कितने दिन चलेगा ये अभियान? अभी 4-5 दिन और चलेगा, 15 तक आगे निरंतर जारी रहेगा। ये सड़क सुरक्षा, यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देना वगैरह। पुष्कर में जन अभियोग निराकरण विभाग के मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड कार्यालय में आज प्रशिक्षु आईएएस श्रद्धा गोमे की अध्यक्षता में मासिक उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। इस दौरान पुष्कर के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्कर विकास में बाधक बनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। जन सुनवाई करते हुए आईएएस श्रद्धा गोमे ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई के बाद प्रशिक्षु आईएएस श्रद्धा गोमे ने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी के लिए आगे से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। सफाई और राजकीय अस्पताल में उपकरणों के काम न करने के मामले में 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। सीवर की समस्या दूरगामी है, इसलिए आगे इसका प्लान बनाने से पहले स्थानीय लोगों सहित सभी पक्षकारों को सुनकर योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान तहसीलदार हरिराम नायक, नायब तहसीलदार निर्मल राठौड़, पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीणा, पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव, जलदाय विभाग से आकांक्षा सोनी, पुष्कर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभिजीत सोनी, बाल विकास से नीतू शर्मा, पार्षद रोहन बुकोलिया, पटवारी और गिरदावर जनप्रतिनिधि और पार्षद मौजूद रहे। जी, आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई थी और विभिन्न प्रकार के हमें परिवार मिले हैं। मूलतः जो कंप्लेन आई है, एक तो मेजर जो किसानों की अभी कंसर्न है वो है कि जो ऑनलाइन जमाबंदी है वो नहीं निकल पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसके विषय में हमने आगे गाइडेंस लेने का निर्णय लिया है ताकि समस्या अंतरम रूप तक हम उसको कुछ समाधान निकाल सकें। साथ ही साथ कुछ समस्याएं आई हैं सफाई से रिलेटेड। हॉस्पिटल में अपने जो मशीन्स हैं उनके नियमित रूप से कार्य करने से रिलेटेड, तो उन दोनों के संबंध में उचित निर्देश हमने दे दिए हैं और उसी से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो इसी सप्ताह मुझे प्रेषित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो जो भी उचित कार्रवाई है सभी परिवादों को वो ले ली जाएगी और जो लॉन्ग टर्म मैटर्स हैं जैसे सीवरेज का जो इशू है वो भी हमारा आगे जो भी पर्सपेक्टिव प्लान होगा उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को सम्मिलित कर एक ओपन डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आज जो मासिक जन सुनवाई में आदरणीय ये नई आईएएस प्रशिक्षु महोदया जी ने आज जन सुनवाई की है, तो हमने आज पुष्कर की जो 2 महत्वपूर्ण बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया। वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के, और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में बैठाया ही नहीं जाता है और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है। तो पुष्कर में जो रोज 8-10 हज़ार यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा इस तीर्थ स्थल पर भीड़ होती है तो प्राइवेट
वाहन है वो लूटमार मचा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपया किराया अजमेर पुष्कर के बीच में हो जाता है, क्योंकि सरकारी बसें जब आएगी नहीं पुष्कर तो प्राइवेट लोगों की पोवारा हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आदरणीय प्रशिक्षु IAS जी से निवेदन किया है, ये जो नया बस स्टैंड बंद पड़ा है वो राजस्थान पथ परिवहन से वापस चालू करवाया जाए, बुकिंग काउंटर वापस खुलवाया जाए और चालकों परिचालकों की मनमर्जी और जो चल रही है उपेक्षा उनको पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को सरकारी वाहन में बैठाएं और उनको सुगम यात्रा करवाएं। दूसरा, जो यहाँ स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है, हमने गत जन सुनवाई में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को उसकी जो तकनीकी खामियां उसके बारे में लिख के दिया था कि भाई इस स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के पानी को ग्रेविटी से ढलान से बाहर निकाला जाए, जबकि इस योजना में इसको पंपिंग पे रखा गया है। और दूसरा, सारे पानी को पुष्कर शहर के सारे बरसाती पानी को एक जगह पुराने संप तक लाया जा रहा है, वो तकनीकी रूप से बड़ा अनुपयोगी साबित होगा। भविष्य में यह समस्या और विकराल होगी जहां समाधान होने की बजाय। तो हमने इन दोनों चीजों का वापस निवेदन किया है कि ADA ने जो मुझे जवाब दिया है राजस्थान संपर्क पोर्टल से कि हमारी ओर से ये योजना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, जबकि पुष्कर के स्टेक होल्डर से कभी भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बरसाती पानी को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट करना चाहिए, न कि एक जगह लाके पंप पे रखना बड़ा घातक होगा। इस बात को लेकर हमने आज पुनः निवेदन किया है। माननीय प्रशिक्षु अधिकारी ने हमारे को आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में जल्दी स्टेक होल्डर और अधिकारियों की और इंजीनियरों की मीटिंग बुला के इसमें जहां खामियां हैं उसकी चर्चा करके इन खामियों को दूर किया जाएगा और इसको 12 करोड़ की योजना को जनहित में जो चल रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने ये खेल मैदान की जो ज़मीन है गर्ल स्कूल के नाम दी हुई है, 1980 के अंदर अलॉटमेंट हो रखी है, तो उसको निरस्त करने के लिए क्यों आज 43 साल हो गए उस बात को, आज तक कहीं पे वो लड़कियों के स्कूल ने ना वहाँ पे कोई कब्जा लिया ना कुछ है करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा। और 3 वार्डों का वहाँ मुख्य रास्ता है, वहाँ पे एक भी 24 नंबर 25 नंबर 1 नंबर वार्ड का मुख्य ये रास्ता है। और पामोशिनी माता का जो मेन मंदिर है उसका बरसाती पानी सब पूरा इसी रास्ते से आते हैं। आज कोई दुख तकलीफ कोई भी हो जाती है वार्ड के अंदर तो उसके जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है वार्ड के अंदर जाने के लिए। कलेक्टर साहब ने इसको निरस्त कर दिया? कलेक्टर साहब को पहले मैंने आज लेटर दिया था तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका और उपखंड अधिकारी को नाम चिट्ठी दी, तो नगर पालिका ने तो ज़मीन को निरस्त कर दिया और अब कलेक्टर साहब को है। तो आज जन सुनवाई में मैंने इनको कहा कि सर इसको निरस्त करके रास्ता खुलाने का काम करें। आज क्या रहा फिर? तो मैडम ने आश्वासन दिया कि वो कंप्लीट करवा देंगे, रास्ता क्लियर करवा देंगे। मैडम के पास में ये मामला लेके आया हूँ कि मेरा पुत्र है मनीष जेलिया, जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय में मतलब अध्ययनरत था। उसने 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। उसके अंदर उसके डाटाबेस के अंदर उसका नाम, उसकी जन्म डेट, उसको मेल फीमेल कर दिया और मतलब क्या है ना पिता का नाम चेंज कर दिया। तो ये संस्था प्रधान की गलती से है ना ऐसे हुआ है। मैंने इसकी है ना पहले भी है ना जन सुनवाई के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे और मतलब क्या है कि ना आज तक विभाग ये द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी मैं है ना मेरे दूसरे नंबर पुत्र रोहित जेलिया की 5वीं की मूल अंक तालिका लेने गया, तब है ना मेरे से 5,000 रुपये मांगे, कहा कि पैसे लेके आओ, 5,000 रुपये उसके बाद में दूंगा अंक तालिका मूल अंक तालिका। आपने शिकायत दी क्या? नाम की जन सुनवाई में क्या कहा? क्या आश्वासन? हाँ, मैडम ने आश्वासन दिया है कि मतलब है ना मैं ना कार्रवाई करूंगी विभागीय द्वारा। तो आप 5,000 रुपये दिए थे क्या? नहीं दिए मैंने, नहीं दिए। कौन था व्यक्ति? बस ये गिरिराज जी गुजरिया हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय पुष्कर, बड़ी बस्ती पुष्कर। मेरा नाम नाथुलाल है। सबसे पहले तो मांग जो माइनिंग का अवैध खनन होता है, जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं, उसके अंदर अपने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसकी पाबंदी लगाई गई और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को टोटल बंद कर दिया जाए। और सबसे दूसरी समस्या थी कि 3 साल से आज अस्पताल के अंदर MRS की मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहाँ से परचेज करें, कैसे करें? MRS की जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई अपन एक परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो IAS मैडम जो प्रशिक्षु अधिकारी है इनको कह के पाबंद कराया गया प्रभारी हॉस्पिटल को
कि भाई का MRS की कमेटी की बैठक जल्दी से जल्द बुलाई जाए। और तीसरा मेजर ये था कि पुष्कर की जो सड़कें थे PWD द्वारा उन्हें इंटरेस्ट नहीं लेकर 70% सड़कें बना दी, 30% जो सड़कें जो नहीं बनाई है वो तो अतिशय बना के, और जो क्वालिटी से सड़कें नहीं बनी है उसकी जांच करके मेरे को रिपोर्ट करे, ये IAS मैडम का कहना है। अजमेर में हज कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हज 2024 के लिए चंद्रवरदाई नगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में मेडिकल स्क्रीन का 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान हज में जाने वाले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच भी की गई। हज कमेटी सदस्य खानपुरा निवासी डॉक्टर रमजान ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में सभी हाजियों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया और इसी शिविर का आयोजन 2 दिन तक किया जाएगा, जिसमें सभी जांच निःशुल्क रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान हाजियों को कोई स्वास्थ्य परेशानी न उठानी पड़े और वह आराम से हज यात्रा कर सके, यही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस बार राजस्थान से लगभग 4000 हाजी हज यात्रा के लिए रवाना होंगे, जिनमें 162 अजमेर के हाजी शामिल हैं। उन सबको स्वास्थ्य जाँच करके सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। और ये कैंप किसकी जानिब से लगाया गया? ये कैंप जो है हज कमेटी अजमेर की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पे जितने भी खिदमतगार हैं हमारे, वो सब यहाँ पे खिदमत का अंजाम दे रहे हैं और हाजियों के लिए विशेष तौर के ऊपर उनकी खून की जांच, एक्सरे, ECG वगैरह सभी की जा रही है निःशुल्क। और भी जो जांचें हैं उनकी उनको कोई दिक्कत नहीं है हज जाने के ऊपर, वो सारी सुविधाएं इनको दी जा रही है। सारी जांचें देख के डॉक्टर भी कोऑपरेट कर रहे हैं और सब उनको अच्छी तरह समझा के भेज रहे हैं कि ये जांचें आपकी है और ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्क्रीन सर्टिफिकेट जो हज कमेटी मांग रही है इस वक्त। और अभी पिछली बार में रही, इस बार में कितना फर्क आया? कितने लोग अजमेर से? पिछली बार तो हज कमेटी से ज़्यादा आदमी जा रहे थे, अजमेर से इस बार 162 हाजी हज को जा रहे हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4000 अबव हुए जो जा रहे हैं हजरात। अभी कैंप में कहाँ से लोग आए? अभी कैंप के अंदर किशनगढ़ है और मसूदा है, ब्यावर है, अजयसर है, मतलब पूरी अजमेर सिटी के जो हाजी हैं वो सभी यहाँ आके इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आपका नाम होगा? डॉक्टर मोहम्मद रमजान खान, खानपुरा अजमेर, हज कमेटी सदस्य और ट्रेनर। आज दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को 2 दिन कैंप रखा गया है हज यात्रियों के लिए। जो हस्बैंड वाइफ या और भी कोई लोग जो भी हज जाना चाहते हैं उनका मेडिकल चेकअप का कैंप यहाँ चंद्रवरदाई नगर सरकारी अस्पताल में रखा गया है, जिसके अंतर्गत उनकी जांचें करी गई हैं और उन जांचों से फिटनेस देखी गई है कि ये वहाँ जाने के लिए सक्षम हैं या नहीं है। इनका इलाज भी दिया गया है और उनको हिदायतें भी दी गई हैं कि किस तरह से वहाँ जाएं और क्या खाने में एहतियात बरतना है और किस तरह से अपना ध्यान रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों को ऊपर नीचे और साथ में सेट करना और उसके बाद में उनको खाने का बहुत ज़्यादा एहतियात देना पड़ता है, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। इनके चेकअप के साथ साथ हम उससे ज़्यादा काम हम इनको समझाने का भी कर रहे हैं ताकि वहाँ दूसरे देश में जाके इनको कहीं दिक्कत ना आए। आपका नाम? मैं डॉक्टर JP सिंह, मैं फिजिशियन हूँ चंद्रवरदाई नगर डिस्पेंसरी में, खेल मैदान के सामने, चंद्रवरदाई नगर अजमेर। आपका नाम और आप कहाँ से? साहब मेरा नाम अशरफ खान पठान है, मैं अजमेर से हूँ और यहाँ पर हज के लिए हम जा रहे हैं और यहाँ चंद्रवरदाई के अंदर यहाँ पर आके डिस्पेंसरी में हमारे बहुत अच्छी सुविधा हुई, हमारी चेक करने, एक्सरा वगैरह भी अच्छी तरह, डॉक्टर वगैरह ने भी बहुत अच्छी जगह हमारे को बातचीत करके हमारी चेकअप वगैरह करी, हमारा ब्लड वगैरह चेक करा, शुगर वगैरह सब चेक करी है, बहुत अच्छा जाके यहाँ पर हमारे को सुविधा मिली। और हमारे साथी जो भी है हज कमेटी के मेंबर वगैरह उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी और हमारे हर तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमारे हर चीज़ों को पूरा करवा रहे हैं। और में हर तकलीफ, किसी भी समस्या की कोई तकलीफ हमारे पे कोई तरह की किसी भी बात की नहीं आ रही दिक्कत, और सब काम समय पे होता है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों में एक और अजमेर के कायड़ रोड घूगरा निवासी के घर के बाहर खड़ी मारुति चोरी होने की वारदात सामने आई है। पीड़ित कार मालिक ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और बताया कि जब वह ड्यूटी पर गए थे तब तक उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी और जब वह वापस लौटे तब भी उनकी गाड़ी वहीं पर ही थी। इसी बीच देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी गाड़ी चुरा ली गई। जब वह सुबह उठे तो घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी नहीं मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने सिविल लाइंस थाने में दी है।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काइड अजमेर यहाँ से काइड रोड घुघरा से यहाँ सरस्वती नगर से और जब मैं 4 बजे ड्यूटी गया था शाम को, तो उस टाइम में गाड़ी खड़ी थी, पर मैं रात को जब वापस घर पे आया, रात को 12 बजे तक गाड़ी खड़ी थी, तो 12 बजे के बाद में 1 बजे तो मैं सोया, वैसे 1 बजे तक नींद आती नहीं, तो मैं सोया 1 बजे, तो फिर बाद में नींद आएगी, फिर बाद में सवेरे उठे दूध लेने के लिए, जब तक उस टाइम में गाड़ी दिखाई नहीं दी, वहाँ से उस टाइम में गाड़ी गायब हुई। कौन सी गाड़ी थी? मारुति तो 2017 का मॉडल है, मैं लिए 19 में, रिपोर्ट दर्ज करा दी ये सिविल लाइन में। अजमेर के मांगलियावास थाना अंतर्गत केसरपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मांगलियावास थाना पुलिस ने मृतका शव को पोस्टमार्टम हेतु अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। विवाहिता के भाई रतन सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि बहन के गांव में ही रहने वाले रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वह झुंझुनू से अजमेर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन को ससुराल वालों ने ही मारा है। पहले तो उन्हें बहन के साथ हुई घटना की लेट जानकारी दी गई और जब वह अजमेर पहुंचे और अपनी बहन का शव देखा तो उन्हें बॉडी पर कई निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहन सुमन की उसके पति, सास, जेठ, ननद और नंदोई के द्वारा प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या की गई है, क्योंकि पहले भी कई बार लड़ाई होने के दौरान मामले को सुलझाकर शांत किया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। भाई ने मांगलियावास थाना पुलिस से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाने में कल शाम को सूचना मिली थी कि कौन है ना, जो कोई आसपास खा गई, तो उसको सेटल हॉस्पिटल लेके तो वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर ने मत कर दिया। अब आज सुबह इसका भाई है, बड़ा भाई है रतन सिंह ने रिपोर्ट दी थी। क्या रिपोर्ट दी? रिपोर्ट में ये कि मेरी बहन को परेशान करके दहेज के लिए दर्द करके उसकी दहेज हत्या कर दी। क्या नाम है इसका? श्रीमती सुमन कुमार, वाइफ ऑफ जितेंद्र सिंह, जाति राव राजपूत, उम्र 33 साल, निवासी ठाकुरों की डाणी, केसरपुर। मेडिकल बोर्ड कौन है? इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से। मृतक का सुमन कौन नाम है, पति का नाम जितेंद्र सिंह राव है, राहों की डाणी पढ़नी की, ठाकुरों की डाणी, केसरपुरा। ससुराल पक्ष में इसको मतलब शादी के बाद से ही टॉर्चर किया जाता था। ये नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, वो नहीं लाई, तब तक इनके ससुर जिंदा थे, तब तक वो मामला चलता रहा धीरे धीरे। अब 6-7 महीने खत्म हो गए ससुर को, उसके बाद डेली इसको प्रताड़ित किया गया। डेली कभी पीयर आ रही है, 10 दिन बाद आ रही है, कभी यहाँ मौसी के अजमेर आ रही है, हर 3-4 बार आ गई। अब होते होते इन्होंने कल क्या किया है, इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। सोमवार को पीयर से आई है, सोमवार के बाद इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने सब ने फ़ोन कर लिया, मेरी मिसेज ने, मेरी सास ने, यहाँ मौसी वगैरह सब ने, मेरी सिस्टर ने, इन्होंने कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। कल मौसा जी का फ़ोन आया हमारे अजमेर से कि सुमन ख़त्म होगी। बाद में हम आए हैं, पुलिस वालों से बात की, इन्होंने फिर कॉल किया है हमें 8:30 बजे रात को कि मतलब ये हो गई। मैं कैसे हुई? कैसे काम कर रही थी, काम करते पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये इतना बताया गया हमें। शादी को जुलाई 14 में हुई थी, अब 10 साल हो जाएंगे जुलाई में। बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। खूब कर ली, खूब कर दे। ससुर थे तब तक वो समझते थे, वो सेटल कर देते कैसे भी, मान लो हम कहते वो मान लेते, वो कैसे भी। वो खत्म होने के बाद के अंदर ज़्यादा दिक्कत हो गई। इसके अंदर मर्डर लग रहा क्या है, कुछ सस्पेंस ही नहीं है। थोड़े पे चोट के निशान हैं, गर्दन पूरी लाल हो रही है, पूरी पीठ लाल हो रही है। क्या शिकायत की आपने? हाँ शिकायत की है ना। क्या शिकायत की आप? शिकायत के अंदर हत्या की है उन्होंने, जबर बिल्कुल साफ साफ उसके अंदर। तो कौन सा थाने में? थाने में ये मांडलियावास थाना है। तो क्या उम्र होगी? 33 वर्ष की। क्या मेडिकल बोर्ड से करा रहे? हाँ मेडिकल बोर्ड से करा रहे सर। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? जितेंद्र सिंह राव है। क्या करते हैं ये सर? पहले तो कोई फैक्ट्री में चल जाते, 10 दिन चले गए, 15 दिन कुछ काम था नहीं वैसे ही। अब कुछ बता रहे हैं अजमेर कुछ लग रहा है, कोई फैक्ट्री में प्राइवेट वैसे। क्या ससुराल पक्ष आया हुआ यहाँ पे? ससुराल पक्ष आया हुआ सर। ससुराल पक्ष से बात नहीं हुई ना, हम जहाँ बॉडी देखने गए थे घर पे थी बॉडी इनके, तो उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं की थी।
बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में लगातार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे समस्त विभागों के निरीक्षण के तहत आज संभागीय आयुक्त द्वारा जिला परिषद का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों एवं कार्यालय में फैली गंदगी को लेकर संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जताई एवं व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कुल 9 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि इन सब के उपरांत जिला परिषद की समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई जगह पर कार्य करवाने की आवश्यकता पाई गई, जिसे लेकर जिला परिषद से व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला परिषद अजमेर का आज मैं यहाँ पे आया, अभी औचक निरीक्षण किया है मैंने। सीओ साहब जिला परिषद ललित जी गोयल हमारे यंग और डायनेमिक IAS ऑफिसर हैं, हार्ड वर्किंग है। ये देख रहे हैं कुछ कर्मचारी आज कितने मिले, 9 कर्मचारी अभी एब्सेंट मिले हैं, जिनको हम नोट। इन्होंने अच्छी बात ये कर रखी है कि बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है, जिससे कि टाइम मेंटेन होता है, लॉग शीट मेंटेन होती है। तो काफ़ी कर्मचारी टाइम पे आए हैं,
जो 9 कर्मचारी नहीं आ पाए उनसे हम कारण पूछेंगे कि क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह थी और क्या वो आदतन लेट आने के हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जिला परिषद की शाखाओं का काम भी देखा है जा कर के, और कुछ काम करने की आवश्यकता है। कई जगह रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, कहीं गंदगी है उसको साफ़ सफाई करने की आवश्यकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को सुधारने की आवश्यकता है। मैंने सीईओ साहब जिला परिषद से आग्रह किया है कि वो पर्सनली इन मैटर्स को देखें। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी बेहतर तरीके से काम को अंजाम दे पाएंगे, और जो आम जनता अपेक्षा करती है पंचायत राज सिस्टम के थ्रू, जिला परिषद पूरे ज़िले की ग्रास रूट लेवल तक, एक एक गांव तक की व्यवस्थाओं से मतलब जुड़ी हुई संस्था है। इसमें हम यहां से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका बेहतर सुपरविज़न, बेहतर मॉनिटरिंग करके आम जन को बहुत अच्छी राहत प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आग्रह किया है कि आप पूरी टीम के साथ यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर रखें, सुपरविज़न स्ट्रॉन्ग हो, तो निश्चित रूप से हम राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आउटपुट बेहतर दे सकते हैं। सर, नरेगा और इंदिरा रसोई को लेकर आपने चेक किया था? श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण का मैंने अभी देखा है इनका सिस्टम, प्लस मनरेगा में जो कार्य हो रहे हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई में इनके अभी 32 में से 31 रसोई फंक्शनल बता रहे हैं। मैंने कहा है कि एक बार परीक्षण कर लें कि अगर इनको हम जियो टैगिंग करके और उनके लोकेशन इजीली एक्सेसिबल हो सकती है क्या, जैसे कोई भी यूथ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ये चेक करना चाहे कि श्री अन्नपूर्णा रसोई के लोकेशन कहाँ पे है, तो इजीली वहाँ पे पहुँच सके, कोई अधिकारी भी जाना चाहें तो देख सके। प्लस उसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता का फूड अवेलेबल हो, ये भी हमारी टीम जाके सुनिश्चित करेगी। तो परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अजमेर में वाहनों की सघन चेकिंग की गई, जिसके अंतर्गत आज 7 वैनों को सीज किया गया है। परिवहन रक्षक अशोक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि रोड सेफ्टी माह के तहत सिटी में चल रही कुछ स्कूल वैन की चेकिंग कर उनके चालान बनाए गए। वहीं स्कूल बस व अन्य वाहन जो कि बिना लाइसेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उन सभी वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। साथ ही वाहन मालिकों से समझाइश कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ये हमारा अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसके तहत हम सिटी के अंदर चेकिंग कर रहे हैं। इसमें स्कूलों की जो वैनें हैं जो उनके चालान बनाए गए हैं, प्लस स्कूल बसें चेक करी गई हैं। जो गाड़ियाँ बगैर फिटनेस के चल रही हैं, बगैर लाइसेंस के चल रही हैं, उनके खिलाफ हमने प्रभावी कार्रवाई करी है और अभी ये निरंतर जारी रहेगी। ये पूरा जो मंथ है ये रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से चल रहा है। इसमें हम समझाइश का काम भी कर रहे हैं, प्लस स्कूल के अंदर कई एक्टिविटीज़ भी रोड सेफ्टी के हिसाब से करी जा रही है, तो ये अभी प्रभावी कार्रवाई चालू है। आज हमने 6 वैनें अभी सीज करी हैं सुबह से, और 3 गाड़ी बगैर फिटनेस की बंद करी हैं, 2 लाइसेंस के चालान करें और अभी निरंतर कार्रवाई चल रही है। ये हमारा परिवहन विभाग है, उसमें हमें सुमन भाटी मैम हमारे पार्टिसिपेंट अधिकारी है, उनके निर्देशों में हमने एक स्पेशल अभियान चलाया है, जिसमें हम वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि वाहनों की फिटनेस होते हैं, इनकी इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सबकी जाँच की जा रही है। तो आज सुबह हमने कार्रवाई के तहत 7 वैनों को सीज किया है सिविल थाने में। इनके परमिट नहीं है, इनके टैक्स भरवा नहीं है। अभी रोड सेफ्टी का वीक भी चल रहा है, जो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। रोड सेफ्टी मंथ में हम वाहनों की सघन जांच की जा रही है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि वाहनों की सीट बेल्ट लगा के वाहन को संचालन करें, हेलमेट लगा के रुपये वाहन का संचालन करें। उन्होंने गाड़ी के लिए भी स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हमें हाईवेज पे जो भी मिलती है उन गाड़ियों को सीज किया जाता है। अभी तक हमने 7 वाहनों को सीज किया, जिससे हमें 3 लाख की राशि प्राप्त हुई है। ये आगे भी जारी रहेगा, ये पूरा मार्च का है, हमारा पूरा है, ये मार्च तक पूरा कंटिन्यू चलेगा और इन द फ्यूचर हम इसको जारी रखेंगे आगे। शहर में पिछले कुछ महीनों से शातिर चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और बेखौफ होकर चोरों द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चोर पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में आज एक और नया मामला सामने आया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में लगे ट्रांसफार्मर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और ट्रांसफार्मर से 600 लीटर ऑयल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि जेएलएन अस्पताल में लगे एक ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने 600 लीटर तेल चोरी कर लिया। जब अस्पताल प्रशासन ने इसकी जांच की तो सामने आया कि ट्रांसफार्मर से ऑयल गायब है। कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया और अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि अस्पताल परिसर व आसपास में लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही चोरों का खुलासा किया जाएगा। कल दिनांक
को अपने GSS ट्रांसफार्मर इंजीनियर आदित्य ने मुकदमा दर्ज कराया है कि अपने JLNH में GSS ट्रांसफार्मर है, जिसमें दिनांक 20/1 को रात्रि 4 बजे करीबन लाइट बंद हो गई थी, जिसको चेक करने आए थे तो स्पार्किंग हो रही थी उसमें। फिर उसको खोल के देखा और आसपास में देखा तो ऑयल काफ़ी लेवल कम था। जांच करने में पाया कि 600 लीटर लेवल चोरी हो गया है। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत देश भर से सभी मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के सभी मेडिकल कॉलेज को लाइव जोड़कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वीरेंद्र सिंह ने नशा मुक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। इन नशा मुक्ति केंद्रों की मदद से देश के करोड़ों युवा जो आज नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको वापस से बेहतर इलाज देकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर श्याम भूतड़ा, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव महेश्वरी, नशा मुक्ति एवं मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित कई चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के युवाओं को नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ATF सेंटर के इनॉग्रेशन की समस्त संभाग के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। यह ATF सेंटर, जैसे डॉक्टर महेंद्र जैन ने बताया, कि अपनी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस संभाग के सभी लोगों के लिए एक ऐसी वरदान के रूप में साबित होने वाला है जो कि उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। यह हम जैसा देख रहे हैं और जैसा कि सभी सम्मानीय अतिथियों ने कहा कि नशा कोड़ में, हमारे समाज में जैसे कि कोड़ में खाज होती है, उस तरीके से व्याप्त हो चुका है, एक बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में, ना कि व्यक्ति बल्कि परिवार एवं समाज एवं देश को भी घातक रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि इस बीमारी के लिए हम सभी लोग जागरूक रहें तो ये हमारे युवाओं को एक नई दिशा देगा। भारत एक युवा देश है, जैसा कि युवा मतलब इसकी एक बहुत बड़ी आबादी युवा है और इस युवाओं को अगर हम सकारात्मक रूप में जोड़ पाएंगे तो ये हमारे लिए एक ऐसी ऊर्जा का काम करेंगे जो कि पूरे समाज को और देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि भारत पुनः विश्वगुरु होगा, पुनः सोने की चिड़िया होगा। जब तक युवा इसमें जब तक अपना योगदान नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। और युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए उनको नशे की लत से छोड़ाना होगा। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी तरीके का हो, वो हमें छोड़ना होगा और सकारात्मक कार्य करना होगा। और ये ATF सेंटर इसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। आज दिनांक 8/2/2024 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम में जो देश के 41 ATF सेंटर यानी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी द्वारा, तो उसमें एक सेंटर राजस्थान में हमें भी हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग को अलॉट हुआ है। ये सेंटर हमारे यहाँ नशा मुक्ति के कार्यक्रम में बहुत अच्छा एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत वहाँ से सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी हमें, और डॉक्टर्स और काउंसलर और डेटा ऑपरेटर्स प्लस दवाइयाँ वगैरह सब उपलब्ध होंगी हमें। तो आज देश के जो 41 सेंटर्स का उद्घाटन किया गया, वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया है, इसकी व्यवस्था आज की गई थी दिल्ली से माननीय मंत्री द्वारा। और हम सब आशा करते हैं कि नशा जो हमारे समाज में एक बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, उसकी रोकथाम में ये मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में योजना मंच के तहत एक योजना सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए 17 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई थी। इस दौरान जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता में विजयी रहे, उनके लिए आज एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। योजना मंच संयोजक डॉक्टर अनूप कुमार आत्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 तारीख को समाप्त हुए योजना सप्ताह प्रतियोगिता के तहत आज कॉलेज परिसर में सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी प्रतियोगिता में लगभग 947 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें आज करीब 151 विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य मिलन कुमार यादव रहे, जिन्होंने विजेता रहे सभी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर योजना मंच के तहत एक योजना सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए 17 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और यह सप्ताह हमारा 31 मार्च को समाप्त हुआ। इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो विजेता रहे विद्यार्थी,
उन्हीं का आज पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इन सभी प्रतियोगिताओं में लगभग 947 के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया और आज करीब उनमें से 151 विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे हैं, उनका आज पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर मिलन कुमार यादव जी हैं और वे अभी जो विजेता रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। और साथ में हमारी योजना मंच की प्रभारी डॉक्टर प्रकाश सिरवी मैम, योजना मंच की छात्रा सचिव मयूरी प्रजापति तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्यों का इन सभी प्रतियोगिताओं के आयोजन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें आशु भाषण प्रतियोगिता, इनके अंदर हमने स्वरचित नारा, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता, इसके अंदर न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एक्सटेम्पोर राइटिंग जैसे करीब 17 इवेंट हमने बच्चों के लिए आयोजित किए और बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया, क्योंकि जैसा हमने देखा कि करीब 947 के आसपास प्रतिभागी रहे, जो कि एक महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है और आज उन्हीं बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगातार राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें स्कूल एवं बच्चों की शिक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। फिर भी प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर चपरासी नहीं होने पर बच्चों से कार्य कराने के कई मामले सामने आए। आज अजमेर के पुरानी मंडी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर खड़े ट्रक में से स्कूल ड्रेस में बच्चियों से किताबों के बंडल स्कूल के अंदर ले जाकर रखवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में एक ही कर्मचारी है और वो भी सफाई कार्य में लगा हुआ है और स्कूल काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। बीच रोड पर टेम्पो खड़ा होने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यातायात बाधित ना हो, इसके कारण बच्चियों से किताबों के बंडल अंदर रखवाए थे। सड़क पर ट्रक खड़ा होने से आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी, इसके चलते कुछ बच्चों से स्कूल के अंदर किताबें रखने को कहा था। वो स्टेट ओपन की आज 10,000 पुस्तकें पुलिस लाइन से आई थी हमारे पास में, तो जो आए थे वो ट्रक वाले लेकर के, तो हमने यही कहा था कि आप अपने मजदूर उपलब्ध करवाएं ताकि हम इन पुस्तकों को आई हुई हैं जो इनको उतरवा दें, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और चूँकि बीच बाज़ार में वो ट्रक खड़ा हुआ था, ऐसे में तो वो ट्रैफिक भी जाम होने की संभावना थी। तो मैंने कहा आप अपने मजदूर दे दें, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि उनके पास में मजदूर नहीं है और वो उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने जो विकास से लगे हुए एक पियोन है, 1-2 पियोन है, उनको लिया और कुछ बच्चियों की लाइन लगा के जो NSS की हैं, एक बंडल उतरवा के और कुछ बच्चे ट्रक से भी उतार रहे थे। वो कुछ एक बच्चियों को उन्होंने पकड़ाया होगा ट्रक से, तो वो लेकर के गए होंगे। बाकी ट्रक से उतरवाने का नहीं था, खाली उसको अंदर रखवाने का था ताकि व्यवस्थित रहे। नहीं, हमने पत्र लिखा है सर, पत्र लिख करके हमने भिजवाया है उनको कि भाई इसकी क्या व्यवस्था है आपकी, कि हमारे जो है हमाली के लिए जो उसकी जो यहाँ पर उतरवाना होता है उसका तो व्यवस्था करवाते, वो हमारी तो उन्होंने नहीं करवाई थी इसकी व्यवस्था। लेकिन उस समय चूँकि वो बीच में खड़ा था तो उस व्यवस्था को बनाने का, अब उस समय अब जब किताबें आधी बीच में पड़ी हुई हैं तो ऐसे में हमने व्यवस्था करने के हिसाब से किया। और वैसे भी हम बच्चों के एक व्यवस्थार्थिक थोड़ा सा श्रमदान है, तो बच्चियों ने उसको एक बंडल को उठाया, बच्चियों ने लाइन से उठाया, किसी एक बच्ची से हमने पूरा ये नहीं, पूरी एक उसकी तरह हमने उनसे करवाया। एक बच्ची ने एक बंडल उठा के बस अंदर रखा। नहीं सर, अगर विद्यालय के संदर्भ में यदि हम कोई काम करवाते हैं ऐसा कि जिससे हमारी विद्यालय की व्यवस्था बने, तो उसमें तो यदि हमने बच्चों का सहयोग लिया सर, उस बाकी हमने कोई बच्चों का इसको शोषण की उसमें नहीं है, एक बच्चों का सहयोग से हमने उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर स्थित खेल मैदान में आज फ्रेंडशिप दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें मिलिट्री स्कूल के प्रधानाचार्य अमरदीप सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि आज इस क्रिकेट मैच के दौरान समस्त भारत से 4 टीमें अजमेर पहुंची हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व राजस्थान से हैं। उन्होंने बताया कि यह मैच 8 फरवरी से 11 फरवरी तक सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। फ्रेंडशिप दिव्यांग कप के लिए उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एसोसिएशन द्वारा, एंड ये मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर और भी स्टेट्स तक जाना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में और भी इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन देख सकें। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स किया हुआ, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड्स हैं, और मैं सारे प्लेयर्स को और एसोसिएशन को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे जो फ्रेंडशिप दिव्यांग क्रिकेट कप भारत का आज हमारा उद्घाटन था, जिसके अंदर चीफ गेस्ट अमरदीप सिंह जी आए हैं, जो मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और इंचार्ज भी हैं। और आज हमारे बीच में भारतवर्ष से 4 टीमें आई है, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इनका जो आज उद्घाटन मैच है वो चंद्रवरदाई नगर खेल स्टेडियम में है। और जो पहला मैच है आंध्र प्रदेश राजस्थान, जो इसके अंदर राजस्थान ने टॉस जीता है। और एक बार फिर मैं हमारे जो मीडिया के सभी जो चैनल्स वाले हैं और हमारे जो मीडिया भाई बंधु हैं, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको जो मान और सम्मान जो मिलता है आपके माध्यम से मिलता है, क्योंकि समाज का आप एक आईना है। क्यों हम दिव्यांगों को हमारी जो एक मुकाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है आप लोगों ने ले रखी है, और आप हमेशा तत्पर रहते हैं, सर्दी, बारिश या कुछ भी हो, गर्मी हो, पर आप अपना वर्क कभी नहीं छोड़ते। तो ये मैच है ना 8 तारीख से 11 फरवरी तक चलेगा। ये सुबह, अब आज तो उद्घाटन था, और कल से 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कितनी टीमें शामिल हुई है इसमें? कहाँ से टीमें आई हैं? इसके अंदर 4 टीमें टोटल शामिल हुई है, जिसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। पहला मैच किसके मध्य हो रहा है? पहला मैच जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मध्य हो रहा है। अजमेर में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज रोडवेज बस स्टैंड पर श्री नवीन चंद सोगानी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वाहन चालकों की आंखों की निशुल्क जांच की गई और उन्हें चश्मे वितरित किए गए। रौनक सुगन ने जानकारी देकर बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि पिछले 30 सालों से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 4000 से ज्यादा ड्राइवर्स को इस कैंप के जरिए लाभान्वित किया जा चुका है। शिविर का मुख्य उद्देश्य लगातार रूटीन में रहने वाले ड्राइवर्स का ख्याल रखना है, जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते अपनी आंखों का चेकअप सही समय पर नहीं करवा पाते। इस शिविर के दौरान जिन भी ड्राइवर्स की आंखें कमजोर पाई गई, उन सभी को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत श्री नवीन जी सोगानी की पुण्य स्मृति में एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन सोगानी ट्रेवल्स के ऑफिस पर किया गया। यह कैंप लगभग 20 वर्षों से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और लगभग आज तक 4500 से ज़्यादा ड्राइवर्स को इस कैंप की वजह से लाभान्वित किया है। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यह है कि ड्राइवर्स जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आंखों का परीक्षण करा पाते हैं या नहीं करा पाते। हम सभी ड्राइवर्स को इकट्ठा करके कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर के नेत्र परीक्षण करने की। जिनकी भी आंखें कमजोर पाई जाती हैं, उनको निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। कौन कौन मौजूद थे आज हमारे बीच आदरणीय मैम श्री डीवाईएसपी मैम ट्रैफिक मैम पूनम, DTO साहब श्री युवराज सिंह जी, और इंस्पेक्टर साहब श्री अभिजीत जी यादव हमारे बीच में मौजूद थे। और सोगानी परिवार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया। क्या चश्मे वितरित करते हैं? निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाते हैं। जिनकी भी आंखें कमजोर पाई जाती हैं, उनको निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। मैम कितने का अभियान चल रहा है? ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसके अंतर्गत रौनक जी सोगानी ने निःशुल्क परीक्षण शिविर रखा है आंखों का। इसमें ड्राइवर्स की निःशुल्क जांच करेंगे। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे शुरुआत की। मैम क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही है कि ड्राइवर को कम से कम 3 माह में अपने नेत्र का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर की आइज की सेफ्टी होनी चाहिए। क्योंकि ड्राइवर सेफ रहेगा तो बाकी सब सेफ रहेगा। सड़क सुरक्षा माह में हमेशा
ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण भी होता है। ड्राइवरों के अतिरिक्त हर आदमी का नेत्र परीक्षण होना जरूरी है। और ड्राइवरों का तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपना 80% टाइम रोड पे व्यतीत करते हैं, कंटिन्यू गाड़ी को चलाते हैं, तो उनको आँखें भी थकती हैं, तो समय समय पर नेत्र परीक्षण होना चाहिए। उसके लिए सड़क सुरक्षा माह में हम और कार्यक्रम भी रखते हैं, लेकिन नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम भी एक होता है। तो हर बार जब सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता तो एक दिन का रखते थे। इस बार हमने कोशिश की 2 या 3 दिन का रखा। आज का रखा है जी? आज का रखा है? आज हमने ये प्राइवेट बस स्टैंड पे सुबह नहीं दिया। अजमेर में निगम द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार की जा रही कार्रवाई के दौरान शहर के कई नो पार्किंग एरिया से ई रिक्शा वाहन हटाए जा रहे हैं, जिसे लेकर आज सभी ई रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्टर को विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया और बताया कि आज प्रशासन द्वारा यह कहकर उन्हें हटा दिया गया कि उक्त क्षेत्र पार्किंग एरिया नहीं है, जबकि उस स्थान पर ई रिक्शा पार्क नहीं होते बल्कि पेट्रोल व डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा, तांगा वाहन व पास ही के होटल में आने वाले लोगों की निजी गाड़ियां पार्क होती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र पर फल तथा खाद्य सामग्री बेचने वालों की ठड़ियां, ठेले इत्यादि लगे रहते हैं, जिसके कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। उन वाहनों के विरुद्ध कोई चालान नहीं बनाए गए हैं, वहीं कुछ वाहनों को यहां पर पार्क करने की अवैध अनुमति दे रखी है, जिसकी पुष्टि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी हो सकती है। इस प्रकार केवल मात्र ई रिक्शा चालकों के साथ भेदभाव करके उनकी रोजी रोटी व रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे लेकर आज यह ज्ञापन दिया गया है और ई रिक्शा चालकों के लिए भी स्टैंड की मांग की गई है। KGN ई रिक्शा का शहर अध्यक्ष हूँ मैं, रियाज खान मेरा नाम है। आज बरसों से बारादरी इधर उधर हम कमा के खा रहे थे, लेकिन क्या है कि आज सुबह से वहाँ से गाड़ियाँ हटा दी। हमारी 20-30 गाड़ियाँ लगती है वहाँ पर रोज़ चौराहे पे, लेकिन क्या है कि आज से बिल्कुल बोला यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, और अगर खड़ी करता है तो अधिकारी से किसी से लिखवा के लाओगे तो हम खड़ी करने देंगे। ये हमारे यहाँ के मतलब प्रशासन बोल रही है। और अगर मैं चाहता हूँ कि जिसकी बोलते हैं कि जिसके RC नाम होगी वही चलाएगा, तो अगर टैक्स अगर लेना चाहते हैं तो हम टैक्स भी भरने के लिए तैयार है। ई रिक्शा का भी लागू नहीं है टैक्स, लेकिन हम देने के लिए तैयार है। कौन ने बोला ये पुलिस वाले ने बोला हमारे को सुबह 10 बजे के 9 बजे के लगभग। आपके बात हुई कलेक्टर से? हाँ, अभी हमने ज्ञापन दे के आए हैं, लेकिन वो बोले कि हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे आगे के लिए। हम ये चाह रहे हैं कि शांति से कमा के खाने दे हमारे को। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, चलते फिरते चालान करते हैं। या तो फिर हमारे को एक रूट दे दो, तो 1 या 2 रूट दे दो जो हम उसी में कमा के खा ले। हम जावा ही नहीं है इधर आड़े टेढ़े नो पार्किंग की जगह पे। एक रूट अगर मिल जाए, 2 रूट मिल जाए या 3 रूट मिल जाए, हम उसमें भी सहमत है। तो आपके स्टैंड में मिल जाए तो हाँ, स्टैंड तो खैर वो तो मेन है, लेकिन स्टैंड के लिए वो रूट भी तो जाएगी ना भाई, कौन से रूट से जाना है, कौन से रूट से आना है हमारे को, वो भी अगर देवे तो हम उसमें भी एग्री हैं। भैया हमारी ये समस्या है, ई रिक्शा चालक है हम लोग, ठीक है। पूरा शहर के अंदर गाड़ी हमारी हटाया जा रहा है। बारादरी हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और अपना दिल्ली गेट हो गया, हर जगह से ई रिक्शा हमारा हटाया जा रहा है। ई रिक्शा प्रदूषण वाला है मामला, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, गलियों गुच्छों की गाड़ी है। ऑटो चालक जो इंजन चलाते हैं वो चल रहे हैं गलियों में, मेन दरगाह बाज़ार में चल रहे हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है। ई रिक्शे को हटाया जा रहा है हर जगह से, चालान ई रिक्शे का हो रहा है। और किराए की गाड़ी वाले, जैसा मेरी औकात किराए पे चलाने की है साहब, मेरे को खरीदने की नहीं है, तो मैं नहीं चला सकता हूँ कि सर। सिर्फ ई रिक्शा वाले पे चाला की सिर्फ चीज़ें हो रहे हैं। और जैसा अभी अपनों को कर रहे हैं, जो ऑटो वाले बोल रहे हैं भाई हमारा प्रदूषण अंदर तक जाने का है, ई रिक्शे को नहीं है। इंजन भी बैटरी गाड़ी में चल रहा है, जो ट्रेन है बैटरी में चल रहा है, बसें बैटरी में चल रही है, 2 व्हीलर वाहन चल रहा है बैटरी के अंदर। ई रिक्शा चालक क्यों नहीं चल सकते सर? ई रिक्शा का क्या है समस्या इसका? जो ई रिक्शा वाले रोड में हमेशा हमारे आज 3000 परिवार पल रहे हैं, 2700 गाड़ी है, कहाँ जाएंगे सब? ये कलेक्टर साहब से हम मांग रखे थे तो कलेक्टर साहब नहीं मिले, तो ADM सिटी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, देखो क्या होता है। और स्टैंड की मांग है हमारी खास, स्टैंड दे दिया जाए तो हम अपने अपने रूट पे बैठे रहेंगे, हम कहीं प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी को। हमारे को डिग्गी बिहार मिल जावे, बारादरी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और अपने जैसा साउथी चौराया, वैशाली नगर, इस जगह से मिल जाए हमारे को, 7 अजूबा मिल जावे, तो हम अपनी जगह में बैठे रहेंगे। हम लोग हम उस रूट में चला सकते हैं साहब। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।